हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद महान सर। ये हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी है, उस प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो या तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड है या फिर डायरेक्टली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिए गए हैं। तो वो पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट होता है ये फिर जो है ये स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स के आने के बाद। 1600 में ब्रिटिशर एज अ ट्रेडर के रूप में आते हैं, ठीक है। उनको चार्टर मिला होता है, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। क्वीन एलिजाबेथ से वो चार्टर प्राप्त किए होते हैं, जिस चार्टर में लिखा होता है कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट इंडिया में, ठीक है। फिर इन 1608 में क्या होता है, ब्रिटिश की शिप अराइव करती है सूरत में, एक मर्चेंट शिप है वो अराइव करती है सूरत में, और यहीं से इनके ट्रेडिंग प्रोफेशन स्टार्ट होता है। मतलब एज अ ब्रिटिशर का एज अ ट्रेडर के रूप में यहीं से स्टार्ट होता है। ये लोग 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अनऑफिशियल फैक्ट्री सेटअप करते हैं, और फिर 1613 में सूरत में ही एक ऑफिशियल फैक्ट्री सेटअप करते हैं। फिर 1608 से लेकर 1765 के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जियो पॉलिटिकल क्लासेस होते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और दीवानी राइट्स हासिल कर लेते हैं। कहाँ कहाँ की दीवानी राइट्स हासिल करते हैं? बंगाल की, बिहार की, और उड़ीसा की, ठीक है। दीवानी राइट्स में इनको राइट्स किन किन चीज़ों पे मिलता है? तो इनको राइट्स मिलता है रेवेन्यू पे और सिविल जस्टिस पे। इन दोनों दो चीज़ों का राइट्स मिलता है इनको, ठीक है। और यहीं से इनका टेरिटोरियल पावर का कैरियर स्टार्ट होता है। किनका? ब्रिटिशर्स का टेरिटोरियल पावर का कैरियर स्टार्ट होता है। अब किसी भी टेरिटरी को रूल करने के लिए या गवर्न करने के लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। उन्हीं लीगल फ्रेमवर्क को हम आगे के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो वो लीगल फ्रेमवर्क हम दो फेजेस में पढ़ेंगे। तो फेज वन में क्या होता है कि कंपनी द्वारा लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए, जिसका टाइम पीरियड है 1773 से लेकर 1858 के बीच का। और फेज टू में क्या होता है, क्राउन के द्वारा वो रूल्स लाए गए या लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का रीजन है इन 1857 में क्या होता है, एक सिपाही म्यूटिनिटी होती है। उस सिपाही म्यूटिनिटी का कारण होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीगल फ्रेमवर्क बने या रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्होंने बनाए, उससे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते थे, जिसके कारण से वो सिपाही म्यूटिनिटी होती है। और बहुत सारे मेनी रीजन्स भी थे, कुछ सिपाहियों का विद्रोह था, कुछ किसानों का विद्रोह था, जिसके चलते हुआ। और जब इसको क्राउन ने देखा तो क्राउन को समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से अब संभाल नहीं पाएगी। तो वो क्या करती है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। किसके लिए? गवर्नेंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, बिलिटी फॉर गवर्नेंस, ठीक। और यहीं से स्टार्ट होता है क्राउन रूल। अब क्या होता है क्राउन रूल में कि जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो बनाए तो यही जाते हैं इंडिया में, बट जो ये पास किए जाते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई। और इन्हीं पीरियड में जितने भी एक्ट्स आए या वो आए, वो क्राउन रूल के अंतर्गत माने जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में, जो 1773 से लेके 1858 के बीच में कौन कौन से एक्ट्स और या रेगुलेशंस आए, जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती है इंडियन टेरिटरीज पे। जिसमें उसका पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पहली बार क्या होता है कि कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है कंपनी के अफेयर्स को। पहली बार कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है कंपनी के अफेयर्स को। इससे पहले वो लोग मनमानी तरीके से काम करते हैं। और पहली बार ही रिकॉग्नाइज किया जाता है क्या, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। और फाउंडेशन रखा जाता है किसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। किसमें? इन इंडिया में पहली बार ही क्या होता है, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, पहली बार हो रही थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है।
कि इंडिया में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा जाता है, पहली बार पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है कंपनी अफेयर्स को। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि फर्स्ट कौन किस एक्ट के तहत पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया था इंडिया में, तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आते हैं इसके फीचर्स के बात करते हैं, कौन कौन से फीचर्स थे जो इस एक्ट में लाए गए। तो आइए देखते हैं कि इसके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फीचर्स क्या थे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इसमें लिए गए। उसमें ये सबसे पहला था, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, और इनको असिस्ट करने के लिए, फॉर असिस्ट हिम, क्या एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेटअप किया जाता है। काउंसिल को सेटअप किया जाता है जो इनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, जिसमें क्या होते हैं 4 मेंबर्स होते हैं। जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। फिर इसमें जो सेकंड फीचर था, वो सेकंड फीचर ये था कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज के, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। यानी पूरा सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया। पहला काम उन्होंने किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी ये बड़ी पोस्ट दे दी जिनके अंडर सारे गवर्नर्स आएंगे। फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर तीसरी चीज उसने क्या करते हैं, स्टेब्लिशमेंट करते हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ पे, कलकत्ता में इन 1774। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई है, उनका डायरेक्ट ईयर पूछ लिया गया है सारे पेपरों में। वो ईयर है 1774 में। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, 4 जज होते हैं। ठीक, जिसमें एक चीफ जज होते हैं और 3 अदर जज होते हैं। जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर इलिजा इम्पे। इनका नाम याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इनका नाम पूछा गया है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे, सर इलिजा एम्पे। ठीक है, और ये भी रखना कि ये भी कई पेपरों में पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में तो कितने जज थे, तो वो 4 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जज और 3 अदर जजेस थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हमारे। अब फोर्थ फीचर के बारे में जानते हैं। तो प्रोहिबिट किया जाता है उसमें कंपनी को किसमें, फॉर इंगेजिंग इन, क्या पहली चीज कि प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज और तीसरी चीज में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स को। ठीक, और दूसरी चीज ब्राइब को, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज की जाती है। फिर 5वां फीचर क्या है, और भी अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करते हैं। यानी कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं जिनका काम क्या होता है, टू प्रेजेंट रिपोर्ट, किस पे रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू पे, सिविल पे और मिलिट्री अफेयर्स पे। ठीक है, जो भी इंडिया में जो भी इंडिया में होते हैं उन पे ये रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं काउंसिल को। फिर आता है हमारा दूसरा एक्ट जिसको कहा गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको लाया गया था टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए। कौन से डिफेक्ट, जो कुछ चैलेंजेस आ रहे थे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, उन्हीं चैलेंजेस को रेक्टिफाई करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। आइए इसकी फीचर्स के बारे में जानते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। तो इसमें एग्जेम्प्ट किया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स को, ठीक है, कहाँ से, जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से, फॉर दियर ऑफिशियल एक्शन, उनके ऑफिशियल एक्शन के लिए। तो वो कौन कौन से थे, पहले है गवर्नर जनरल को एग्जेप्ट किया जाता है, गवर्नर
गवर्नर जनरल को एग्जामिन किया जाता है, एंड काउंसिल और उनकी काउंसिल को। और उनकी काउंसिल को। दूसरा क्या है? दूसरा सर्वेंट्स को, कंपनी के सर्वेंट जो थे उनको भी एग्जाम किया जाता है, सर्वेंट ऑफ कंपनी उनको भी एग्जाम किया जाता है, ठीक है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से, उनके ऑफिशियल एक्शन के लिए। फिर सेकंड फीचर में क्या करते हैं? एक्सक्लूड किया जाता है कुछ टॉपिक को, कहाँ से? जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। वो टॉपिक कौन कौन से थे? पहला था रेवेन्यू मैटर, कोई भी रेवेन्यू मैटर जुडिक्शन में नहीं आएगा, किसके? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। दूसरा है मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन, मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को भी इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर थर्ड फीचर में कुछ सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो पहला पावर क्या था? उनको जुडिक्शन मिल जाता है सारे इनहेबिटेंट जो कलकत्ता में रह रहे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। दूसरा, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का भी पावर मिल जाता है, पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, किसी भी डिफेंडेंट के पर्सनल लॉ को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो ट्राइड किए जाएंगे किससे? हिंदू लॉ से। और जो मुस्लिम्स हैं वो ट्राइड किए जाएंगे किससे? मोहम्मदियन लॉ से, ठीक। फिर फोर्थ फीचर्स में इसमें कहा जाता है कि जो अपील है प्रोविंशियल कोर्ट की वही ली जाएगी गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की अपील को नहीं लिया जाएगा, किसकी लिया जाएगा? प्रोविंशियल कोर्ट की अपील को लिया जाएगा। ये जानना जरूरी है कि ये लोअर कोर्ट होता है, उसकी अपील को मान रही थी गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। पांचवा, इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर किया जाता है। किस प्रकार से एम्पावर किया जाए? कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, किस पे? पहला तो प्रोविंशियल कोर्ट्स का रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक। दूसरा कौन? काउंसिल का भी रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ये है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, ठीक है। पहला, एग्जम्प्ट किया जाते हैं कौन कौन? कुछ ऑफिसर्स। दूसरे में एक्सक्लूड किए जाते हैं कुछ मैटर्स, ठीक है। तीसरे में कुछ पावर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसमें जुडिक्शन पावर पाती है और पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर करने का। फिर चौथे में प्रोविंशियल कोर्ट की अपील को गवर्नर जनरल काउंसिल में माना जाएगा। फिर इसमें गवर्नर जनरल, पांचवें में गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर किया जाता है। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है, जिसके फीचर के बारे में जानते हैं। जिसमें इसका पहला फीचर था डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अभी डबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग अलग देखेंगे। पॉलिटिकल फंक्शन को देखने के लिए नई बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, न्यू बॉडी आती है जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। ये नई बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पावर दे दी जाती है कि जितने भी ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में उनको क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे सभी डायरेक्शंस को, ठीक है। तो पहली बार ब्रिटिश पोजीशन की बात की जाती है इंडिया में, वो एक्ट कौन सा था? वो है पिट्स इंडिया एक्ट 74। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस में कि पहली बार किसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया में पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया किस एक्ट में? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ठीक है। तीसरा, सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है इस एक्ट में ही सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है किसके ऊपर? कंपनी अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ज्यादा नहीं था। डबल गवर्नमेंट की बात की जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्रिटिश पोजीशन की बात की जाती है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमको याद रखना है। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786 एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, ठीक। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और जब इन्हें बनाया जाता है तो ये दो डिमांड रखते हैं। पहली, जो
इस एक्ट का लाने का रीजन ही इनके डिमांड को पूरा करना था। ठीक, जो पहला रीजन होता पहला जो डिमांड होता है कि इनके पास पावर रहेगी किस चीज की, ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस, अपने काउंसिल के पावर को ओवरराइड कर सके। और दूसरा था कि इनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये दो पावर देने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था एक्ट ऑफ 1786। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट पे, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स को पढ़ते हैं। तो इसमें पहला फीचर था जो ओवरराइडिंग पावर था जो इस वाले एक्ट में दिया गया था 1786 वाले में, इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है किस पे, ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स पर। ठीक है, कि ये जो ओवरराइडिंग पावर है अपने काउंसिल के ऊपर स्पेशल केसेस में, ये सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के ऊपर लागू की। दूसरी चीज क्या थी, गवर्नर जनरल को और पावर दी जाती है और कंट्रोल दिया जाता है। ठीक, और तीसरी चीज क्या थी कि एक्सटेंड कर जाते हैं ट्रेड मोनोपोली के नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है ट्रेड मोनोपोली को। चौथा फीचर इसका रहता है कमांडर इन चीफ जो था, ठीक है, जो कमांडर इन चीफ की पोजीशन 1786 में एक्ट में लाया गया था। ठीक है, बताया गया कि वो मेंबर नहीं रहेगा इसका, गवर्नर जनरल काउंसिल का। ठीक है, अनलेस ही अपॉइंटेड, अगर वो अपॉइंट नहीं किया जा रहा है तो वो क्या रहेगा, वो पार्ट नहीं रहेगा किसका, मेंबर का, गवर्नर जनरल काउंसिल का। और पांचवा चीज 1793 में कहा जाता है मेंबर ऑफ स्टाफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं और स्टाफ हैं, इनकी जो सैलरी पेड आउट की जाएगी, सैलरी वो किससे दिया जाएगा, वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से इनकी सैलरी दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बार पूछा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, किस एक्ट में था। तो ये एक्ट कौन सा था, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट पे, जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसके फीचर्स में क्या क्या है, तो इसका पहला फीचर है कि अबॉलिश कर दिया जाता है ट्रेड मोनोपोली को कंपनी के। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेंगी, अब बहुत सारे मतलब कुछ और कंपनियां भी ट्रेड कर सकती हैं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेगी। तो उस पर कुछ चीजें उसमें भी कंटिन्यू रखी जाती हैं जो अभी भी किसके पास रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो कौन कौन सी चीजें थी, ट्रेड इन टी में व्यापार, और ट्रेड विथ चाइना, ये अभी भी सिर्फ कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। जो क्या है, EIC। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और सारी चीजें अबॉलिश कर दी जाती हैं। दूसरा फीचर इसमें क्या है, इसमें अलाउड किया जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज को, ठीक है, कि वो यहाँ पर आके अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, प्रोपोगेट देयर रिलीजन, अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते थे। और दूसरा चीज क्या, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उन्होंने दो चीजें की क्रिश्चियन मिशनरीज ने, तो अपने धर्म का प्रचार किया और वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तीसरा जो इसका फीचर था कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो इम्पोज कर सकते हैं क्या, टैक्स को किस पे, पर्सन पे, यानी किसी भी पर्सन पे वो टैक्स इम्पोज कर सकते थे। कौन कर सकता था, लोकल गवर्नमेंट को, ये अथराइज किया गया इसको इस चार्टर एक्ट में। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया जो गवर्नर, इसमें भी क्या होता है, जैसे कि हमने 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम पेंटिक को क्या बनाया जाता है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, और इनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन की पावर दी जाती है इंटायर इंडिया पे। ठीक है, दूसरा फीचर इसमें क्या है, इसमें डिप्राइव किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ इसके बॉम्बे और मद्रास। ठीक है,
गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को क्या किया जाता है, डिप्राइव यानी खत्म कर दिया जाता है एक तरीके से। फिर इसी एक्ट में आगे थर्ड फीचर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली, जब उनके पावर को खत्म कर दिया गया तो वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी एक्ट में प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है। फिर चौथा क्या है, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ, फिर और इसमें इसी एक्ट में क्या किया जाता है, ओपन कंपटीशन, ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए जो सिस्टम है वो इसी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अपोजिशन के बाद इसको रद्द भी कर दिया जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका बड़ा अपोज करते हैं और बाद में रद्द कर दिया जाता है। फिर आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या है, पहला, सेपरेट कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, ठीक है, किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव के लिए क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है क्या, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, ये एक अलग से बॉडी बना दी जाती है, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसी को इंडियन लेजिस्लेटिव या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐड किए जाते हैं 6 नए मेंबर को, इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल में, जिनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव ठीक। दूसरा चीज इसी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपन कंपटीशन, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपन कंपटीशन सिस्टम को, इसके लिए सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, और इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, ठीक। और इसी में एक कमेटी बनाई जाती है, मैकॉले कमेटी, ठीक है, किस पे, इंडियन सिविल सर्विसेज पे, इंडियन सिविल सर्विसेज पे कब बनाई जाती है, इन 1854। ये जो ईयर है ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया कि मैकॉले कमेटी के निर्माण कब हुआ, तो वो कब हुआ है, इन 1854, ठीक है। फिर सेकंड आता है, थर्ड आता है, जिसमें क्या किया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है कंपनी रूल्स को, ठीक है, और अलाउ कर दिया जाता है कि जितने भी ब्रिटिश पोजीशन है इंडियन टेरिटरी में उसको रिटेन कर लिया जाए। चौथा आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, लोकल रिप्रेजेंटेशन, इन इंडियन सिविल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो नई बॉडी बनाई जाती है उसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा वो एक्ट है जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन सा एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। तो जो 6 मेंबर्स ऐड किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर भी कहा जाता है, उन आउट ऑफ 6 मेंबर्स में से, आउट ऑफ 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो इनके नाम को भी याद रखना, भी कहाँ कहाँ से आते हैं, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और
आगरा से, ठीक है, वो 4 मेंबर्स, और इन्हीं को पहली बार इन्हीं के थ्रू क्या होता है, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है लोकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। इसका सेकंड लेक्चर ही नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।